Welcome to the Gyan Academy, dear aspirants. Today we will discuss about reflective level of teaching. पिछले की दो वीडियो में हमने मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग का चर्चा किया है। आज की इस वीडियो में हम रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग का चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग को हम लोग इंट्रोस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। इसके अलावा हाईली थाउटफुल लर्निंग भी कहते हैं, अपर थाउटफुल लर्निंग भी कहते हैं। और तीसरी बात ये कि इसको हम लोग बिग्गी एंड हंट मॉडल भी कहते हैं। चूँकि रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग को बिग्गी एंड हंट ने दिया था, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग को बिग्गी एंड हंट मॉडल भी कहते हैं बेसिकली, है ना। तो पहली बात तो ये कि हमने कुछ बातों में कही, पहले उनको स्पष्ट कर लेते हैं। पहले हमने कहा कि रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग को इंट्रोस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग कहा जाता है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसमें स्टूडेंट्स इंट्रोस्पेक्ट करता है, अपने आप में सवाल करता है, अपने आप से सीखता है, यहाँ पे चीज़ों को खुद से वेरीफाई करता है, खुद से चीज़ों को टेस्ट करता है, खुद से इनिशिएटिव लेता है, खुद से पहल लेता है। इसलिए हम इसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। इसके अलावा बात यह है कि इस तरीके की टीचिंग में हमारे लर्नर्स खुद ही अपना सेल्फ असेस भी करते रहते हैं, इसलिए कहा जाता है इंट्रोस्पेक्टिव लेवल्स। दूसरी बात यह कि हमने हाईली थाउटफुल या अपर थाउटफुल लर्निंग आपसे कहा, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें लर्नर्स की जो थाउट्स है, जो उसकी थिंकिंग एबिलिटी है, जो उसकी इंटेलिजेंस है, उसका काफ़ी अमल दखल रहता है, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट होता है वो चीज़ें। लर्नर्स की एबिलिटी, लर्नर्स की थिंकिंग एबिलिटी, उसका इंटेलिजेंस, ये तमाम चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लोग, नाम ही है रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो रिफ्लेक्ट करने के, इसमें लर्नर्स अपनी लर्निंग प्रोसेस के ऊपर, अपनी लर्निंग प्रक्रिया के ऊपर या अधिगम प्रक्रिया के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली, है ना। समय समय पे वो जा करके देखता है कि हमने क्या सीखा, उससे क्या हासिल हुई और किस तरीके से उसको रिटेन किए हुए रखना है, किस तरीके से उसको बरकरार किए हुए रखना है। इन चीज़ों के ऊपर वो बार बार क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते रहते हैं। रिफ्लेक्शन के वैसे भी मीनिंग होता है कि किसी चीज के बारे में हम डीपली सोचे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग है। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है, उसके ऊपर हमको रिफ्लेक्शन करना है, उसके ऊपर हमें बार बार जाकर के देखना है, बार बार जाकर के हमें सोचना है कि एक्चुअली में क्या कुछ सही हुआ और क्या कुछ गलत हुआ। दूसरी चीज ये है कि रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग बच्चे को इस लायक बनाता है, या यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट दोनों का कंसर्न ये होता है कि प्रॉब्लमेटिक सेंटर्ड हो। इस तरीके की टीचिंग में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम उसको करना चाहते हैं। तो एक्चुअली में इस तरीके की टीचिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो लर्नर्स हैं उसको प्रॉब्लमेटिक सेंटर्ड बनाया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने बनाया जाता है, रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला बनाया जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग में। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे इस लेवल में आपको ना ही क्लेम कराया जाता है और ना ही सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कराई जाती है, बल्कि उन चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्शन करना भी सिखाया जाता है। उन चीज़ों को कैसे दूर किया जा सकता है, जो हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, या जो आपने पढ़ा उसका रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, इन चीज़ों के ऊपर हमारा ज़्यादा जोर जो है कि वो होता है। दूसरी चीज़ ये है कि लर्नर्स को यहाँ पे इस लायक बनाया जाता है कि वो अपनी लर्निंग प्रक्रिया के ऊपर रिफ्लेक्शन करे, साथ ही साथ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे। कहते हैं ना प्रॉब्लम पोजिंग, तो बेसिकली प्रॉब्लम को पोज कर पाए, है ना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए, उसकी पैटर्न को समझ पाए और फिर वो कैसे हल हो पाए, इसके लिए वो स्ट्रेटजी तैयार कर पाए। तो बेसिकली हमारा जो कंसर्न है वो ऐसा ही होता है यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग में, कि हम बच्चों को क्या कहते हैं, प्रॉब्लम पोज करना सिखाते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसकी पैटर्न को समझना और उसको सॉल्व करना सिखाते हैं हम यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग है, बेसिकली इसमें बच्चों की ओरिजिनल थिंकिंग को इनकरेज किया जाता है, क्रिएटिव थिंकिंग को इनकरेज किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज किया जाता है। और यहाँ पे जो टीचर्स का रोल है, वो टीचर्स का रोल डेमोक्रेटिक होता है। टीचर्स का रोल डेमोक्रेटिक होता है, इसलिए स्टूडेंट्स अपने मन से इनिशिएटिव लेते हैं,
टीचर्स का काम सिर्फ फैसिलिटेटर का रह जाता है। वो सिर्फ अधिगम प्रक्रिया में फैसिलिटेशन का काम करते हैं और बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, गौर करते हैं। बाकी बच्चे खुद ही तमाम चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं। और यहाँ पे टीचर्स के साथ साथ बच्चे भी एक्टिव रहते हैं, लेकिन यहाँ ये कहा जा सकता है कि टीचर से ज़्यादा बच्चा एक्टिव रहता है, क्योंकि यहाँ पे तमाम चीज़ें या तमाम एक्टिविटीज़ स्टूडेंट को ही करने होते हैं। टीचर्स तो सिर्फ फैसिलिटेशन का काम करता है, सिर्फ रहनुमाई का काम करता है, सिर्फ मार्गदर्शन का काम करता है। बाकी तमाम चीज़ें स्टूडेंट को खुद ही लेना है। तो यहाँ पे टीचर्स और उससे ज़्यादा कहीं स्टूडेंट जो है कि वो एक्टिव होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग हमारा प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। मैंने पहले भी कहा आपसे कि प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी सिखाई जाती है। इसमें लर्नर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बनाया जाता है बेसिकली। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग है, ये ना ही टीचर सेंटर्ड होता है जैसा कि रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग हुआ करता था, और ना ही सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है जैसा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग हुआ करता था। यहाँ पे तो बेसिकली लर्नर सेंटर्ड होता है। लर्नर को केंद्र में रख करके तमाम तरीके की एक्टिविटी डिजाइन करवाए जाते हैं और लर्नर्स ही खुद ही इनिशिएटिव लेते हैं, खुद ही चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, खुद ही वो काम करते हैं। तो बेसिकली रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग ना ही टीचर सेंटर्ड है, ना ही सब्जेक्ट सेंटर्ड है, या तो ये प्रॉब्लम सेंटर्ड है या तो ये लर्नर सेंटर्ड है। दूसरी बात है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच इंटरेक्शन यहाँ पे बहुत होता है, क्योंकि जब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में आते हैं तो सब एक दूसरे का मदद लेना चाहते हैं, सब एक दूसरे का सहारा लेना चाहते हैं। तो ये जो है कि आपका रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग, इसमें इंटरेक्शंस भी हमारा ज़्यादा हो पाता है। इसके अलावा बात यह है कि चूंकि ये रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग में खुद ही इनिशिएटिव लेना होता है, तो जो हमारे छोटे क्लास के बच्चे हैं, लोअर क्लासेस के बच्चे हैं, वो इस तरीके का इनिशिएटिव नहीं ले सकते। इसीलिए रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग हम बेसिकली हायर क्लास के स्टूडेंट्स के साथ यूज करते हैं। जो हायर क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ हम इस तरीके की टीचिंग करते हैं। बेसिकली आप यूं कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन में हम रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो हाईली थॉटफुल है। अगर मेमोरी लेवल की अपेक्षा देखें या अंडरस्टैंडिंग लेवल की अपेक्षा देखें, तो ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो हाईली थॉटफुल लर्निंग होता है या अपर थॉटफुल लर्निंग होती है। दूसरी बात यह है कि रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग तभी हो पाएगा जब आपका मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग होगा, उसके बाद ही रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपको मॉडल्स के हवाले से कि मॉडल्स में क्या कुछ कहा गया रिफ्लेक्टिव लेवल्स में। देखिए, मॉडल्स की जहां तक चर्चा है तो मैंने पहले ही कहा कि इस मॉडल को बिग्गी एंड हंट ने दिया है ना। और अगर फोकस की हम बात करें कि हमारा फोकस क्या होता है, तो बेसिकली देख लीजिए, हमें लर्नर्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग डेवलप करनी है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करना है, ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप करनी है, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करनी है। तो बेसिकली ये तमाम हमारे जो हाई लेवल की थिंकिंग है उसको प्रमोट करना होता है हमें रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग में। तो फोकस याद रखिएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करनी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी होती है, इसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना होता है, इसके साथ साथ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग डेवलप करना होता है, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना पड़ता है हमको, ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप करना पड़ता है यहाँ पे बेसिकली, है ना। उसके बाद हम इसी मॉडल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिंटैक्स में हमारा क्या होगा, किस तरीके से रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग हो पाती है। तो देखिए, रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग में सबसे पहला काम होता है कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को क्रिएट करना, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करना, और टीचर का काम बस यहीं पे है। बच्चे को प्रॉब्लम को क्रिएट करने में, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में बच्चों को मदद कर देते हैं। उसके बाद बच्चा खुद ही इनिशिएटिव लेता है, खुद ही पहल लेता रहता है। तो सिंटेक्स में सबसे पहला जो मरहला है वो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है। हम लोग क्लासरूम में एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, उसके बाद बच्चे उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस के ऊपर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, एजम्पशंस बनाते हैं, उसके बाद टीचर्स उस एजम्पशंस को वेरीफाई करते हैं। ऐसे अमूमी तौर पे जनरली कि भाई तुमने सही बनाया है या नहीं बनाया है, क्या कुछ तुम्हारा कंसर्न था और क्या कुछ तुमने कहा जी।
तो इस हवाले से बेसिकली हम क्या करते हैं कि वेरीफाई करते हैं हाइपोथेसिस को। जब वेरीफाई कर लेते हैं तब लर्नर्स ये समझ जाता है कि भाई प्रॉब्लम भी ठीक है, प्रॉब्लम भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए और हमने हाइपोथेसिस बनाए थे वो भी ठीक है। अब एक्चुअली में क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है ना। अब लर्नर्स क्या करेगा, डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट बुक से, डिफरेंट साइट से डेटा इकट्ठा करेगा, कंटेंट इकट्ठा करेगा, मवाद इकट्ठा करेगा। अब मवाद इकट्ठा करने के बाद इसको हम लोग कहेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। अब मवाद इकट्ठा करने के बाद, डेटा कलेक्ट करने के बाद वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद वो रिजल्ट को जनरलाइज कर देगा, कंक्लूजन ड्रॉ कर लेगा वो, है ना। तो इस तरीके से सिंटैक्स है हमारा रिफ्लेक्टिव टीचिंग में। सबसे पहला क्रिएटिंग अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, दूसरा फॉर्मुलेशंस ऑफ हाइपोथेसिस, तीसरा वेरीफाई हाइपोथेसिस और चौथा कलेक्शन ऑफ डेटा एंड पांचवा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग हो पाती है। सोशल सिस्टम में हम अगर बात करें तो इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है आपसे कि इसमें टीचर से ज्यादा स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उन्हीं को केंद्र में रखा जाता है और उन्हीं को तमाम एक्टिविटी करने होते हैं। सो बेसिकली टीचर्स जो है प्राइमरी रोल, स्टूडेंट्स जो है वो प्राइमरी रोल ऑक्युपाइज करते हैं और टीचर्स एनीवे सेकेंडरी हो जाते हैं। और सपोर्ट सिस्टम की हम बात करते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे एग्जामिनेशन सिस्टम होगा। तो चूंकि हमने आपको फोकस में कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप करनी है, ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप करनी है, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग डेवलप करनी है, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करनी है, तो यहाँ पे हम ऐसे टाइप का एग्जामिनेशन लेंगे। इससे हमें बच्चों की एबिलिटी का पता चलेगा, योग्यता का पता चलेगा, है ना, उसकी सोच का, उसके विचार का, उसकी एटीट्यूड्स का, उसकी पर्सनालिटी का हमें रिफ्लेक्शन मिल पाएगा बेसिकली, है ना। तो जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, इस सपोर्ट सिस्टम में हम इससे टाइप का एग्जामिनेशन यूज करते हैं ताकि बच्चों की बिलीफ, उसका एटीट्यूड, उसकी एबिलिटी, उसकी एप्टीट्यूड, ये तमाम चीजें हमें मालूम चले, है ना। तो ये हमारा ये होता है। अब इसके बाद में हम अगर डिमेरिट्स की बात कर लेंगे और मेरिट्स की बात कर लेंगे थोड़ा सा, है ना। तो मेरिट्स की अगर बात करेंगे तो हमने पहले ही आपको मेरिट के हवाले से बताया है कि यहाँ पे ना ही ये टीचर सेंटर्ड है, ना ही सब्जेक्ट सेंटर्ड है, ये लर्नर सेंटर्ड है। दूसरी चीज ये है कि बच्चों की जो थाउट होती है उसको तवज्जो दी जाती है, उसको कंसर्न किया जाता है, तो ये हाईली थाउटफुल लर्निंग होती है। दूसरी बात है कि ये हायर क्लास के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ टीचिंग है। बच्चों की इंटेलिजेंस, बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी का अहम रोल होता है। ये इसकी क्या कहते हैं कि मेरिट्स है। और डिमेरिट्स की अगर हम बात करें तो एक तो ये बात है कि भाई ये लोअर क्लास के बच्चों के लिए फिट नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब तक मेमोरी लेवल्स और अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग नहीं होगी तब तक आपका रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग नहीं होगा। इट मींस ये क्लियरली है कि रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग होने के लिए मैच्योर चिल्ड्रन का होना जरूरी है जी, मैच्योर चिल्ड्रन का होना जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि कंटेंट यहाँ पे ना ही प्री प्लान्ड होता है और ना ही ऑर्गेनाइज्ड होता है पहले से। तो अगर कंटेंट प्री प्लान्ड ना हो, ऑर्गेनाइज्ड ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि लर्निंग प्रक्रिया में समय लग सकता है, वक्त लग सकता है ना, उसमें टाइम लग सकता है। और टाइम अगर लगेगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया जा सकते हैं समय पे। तो ये थोड़ी सी इसकी ड्रॉबैक है। एक तो मैंने आपसे बताया कि ये छोटे बच्चों के लिए बेहतर नहीं है, हायर एजुकेशन के लिए बेहतर है। दूसरी बात हमने बताई कि जब तक मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग आपका नहीं होगा तब तक रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग नहीं हो पाएगा। और इसके बाद हमने बताया आपसे कि यहाँ पे ना ही कंटेंट प्री प्लान्ड होता है और ना ही ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिस वजह से, ना होने की वजह से ये होगा कि भाई सिलेबस वक्त पे कंप्लीट नहीं होगा, समय पे कंप्लीट नहीं होगा, इसमें समय लग जाएगा। तो ये था रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग। 3 तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है हमारी लेवल्स ऑफ टीचिंग में। हमने तीनों को डिस्कस किया एक वीडियो में। आपको उन दोनों वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग का हमने चर्चा किया। फर्दर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।